हमारा विषय है कोशिका एवं कोशिका विभाजन। कोशिका क्या है? कोशिका शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है जो छोटे से छोटा संगठित रूप में रहता है और जो एक सामूहिक रूप हो जाता है उसे ही हम जीवन का रूप दे देते हैं। अंग्रेजी शब्दों में सेलुला के नाम से जाना जाता है, जिसे एक छोटा सा रूम बताया जाता है। कोशिका के बारे में बहुत सारी बातें आई है, बहुत सारे वैज्ञानिक और बहुत सारे लोगों का जीवन लगा है। मैं कुछ वैज्ञानिकों का इसमें जीवन परिचय क्या या कुछ वैज्ञानिकों के बारे में बताया है कि जिन्होंने कोशिका में अपना थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। लेकिन उसके पहले मैं बताऊं कि 1665 में अभी मैंने एक चित्र लगाई थी। सबसे पहले रॉबर्ट हुक, नाम नहीं लिखा था, बहुत लोग जान गए होंगे। इसलिए नाम नहीं लिखा था कि कोशिका का जनक, प्रतिपादन या कोशिका खोज, डिस्कवरी इन्हीं को बताया जाता है, इसलिए मैंने नाम नहीं लिखा। एक बहुत बड़े मृदवान साइंटिस्ट का मैंने नाम लिखा है यहाँ पर। लेकिन इनके साथ बहुत सारे लोग हैं। ये कोशिका का जो चित्र है इसमें सारी चीजें हैं। इसमें स्ट्रक्चर जो है सेल, आपके केंद्र की झिल्ली या कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या लाइसोसोम या प्रोटोप्लाज्म, जो सारी बातें हैं जिस संरचना में है। एक कोशिका का जो बायोग्राफी इस प्रकार की है। अब इसमें से बहुत सारे वैज्ञानिकों ने किसी एक चीज की खोज बताई है, किसी एक चीज को बताया है। जैसे किसी वैज्ञानिक ने केंद्रक के बारे में बताया है, किसी वैज्ञानिक ने प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया है, किसी वैज्ञानिक ने लाइसोसोम के बारे में बताया है। तो मैंने ये फीचर किस लिए दिया कि इसमें से जो संरक्षित है, जो संरचना है, इस संरचना किन किन वैज्ञानिकों का दिमाग चला है, किन किन वैज्ञानिकों ने यहाँ पर खोज की है और फिर मर के कोशिका बनी, तो उसका श्रेय जाता है रॉबर्ट हुक जी को। कोशिका का आविष्कार में कि थोड़ा फांट की प्रॉब्लम हो गई है, थोड़ा वो 110 के चक्कर में परेशान थे दोनों, वो थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कार की पतली परत के अध्ययन के आधार पर मधुमक्खी जैसे छत्ते को देखकर बताया कि ये कोशिका है, और कोशा शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन एंटनी वैन लीeuwenhoek का भी नाम आता है। आपने जीवित कोशिका का अध्ययन किया, बात वही चल रही है। एक वैज्ञानिक ने जो बताया उसी वैज्ञानिक के आधार पर वो उसका फॉलोअप कह लीजिए या उसके बारे में वो भी कोशिश कर रहे हैं बताने के लिए। दूसरे साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन, ये भी 1831 में रॉबर्ट ब्राउन कोशिका केंद्रक और केंद्रिका, मैंने पहले ही आपको बताया कि केंद्रक और केंद्रिका यानी जो कोशिका के अंदर है उसके बारे में इन्होंने बताया। 1824 में तरजुल नाम वैज्ञानिक ने कोशावाद शब्द का दिया। और अभी उसके बाद में दो वैज्ञानिक और आए, मैथिस जैकब्स लाइडेन और थियोडर श्वान, जिसे हम लोग श्वान और साइसेन के नाम से जानते हैं। माने यही दो नाम बात है, इनका पूरा नाम इस प्रकार का। इन लोगों ने भी बहुत भूमिका निभाई इसमें कोशिका बताने के लिए। रोडाल्ड ब्रिचे का भी नाम है और लिंग मार्गलिस का भी नाम है। एंड वाटसन ने क्रिक का थोड़ा नाम इसलिए मैंने जिक्र किया कि कोशिका के अंदर कहीं न कहीं से डीएनए की बात आती है, इसलिए मैंने इनके नाम को थोड़ा सा उद्धरण किया है। हालांकि कोशिका के निर्माण में, कोशिका की भागीदारी में, कोशिका के डिवीजन में या उसमें जो इन्होंने बात रखी वो इस प्रकार की है। कोशिका दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। जो स्वतंत्र कोशिकाएं होती हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, और इस प्रकार से जो अपना स्वयं काम करे, अर्थात जो दूसरा जीवन माने एक जनन के बाद में दूसरा जीवन ले आए और उसके बाद में फिर उसका विकास शुरू होता रहता है। एक शब्दों में कहें तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं प्राय स्वतंत्र होती हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं प्राय बहुकोशिकीय होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं स्पष्ट केंद्रक नहीं होता, थोड़ा सा केंद्रक विलुप्त होता है, स्पष्ट नहीं दिखाई देता, और केंद्रकीय पदार्थ कोशिका तक बिखरे होते हैं। इस प्रकार कोशिका जीवाणु तथा नीली हरी शैवाल में पाई जाती हैं। सभी उच्च श्रेणी के पौधों में संगठित केंद्रक पदार्थ जो एक आवरण से ढका होता है। हमने थोड़ा सा प्रयास किया कि प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक, क्योंकि एक विषय लंबा हो जा रहा था, इसलिए मैंने केवल प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो प्रकार की जो कोशिकाओं का डिवीजन हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा मैंने बताने की कोशिश की है। राइबोसोम और सेल मेम्ब्रेन, ये देखिए सेम पाया जा रहा है, वो जो फिगर में स्पष्ट हो रहा होगा राइबोसोम और सेल मेम्ब्रेन। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया या न्यूक्लियोइड्स या कैप्सूल्स उधर और इधर, दोनों में एक प्रकार का अंतर है थोड़ा, क्योंकि इसी से ये फिर डिवीजन के आधार पर ये आगे अपना जीवन शुरू करती हैं, चाहे वो एक कोशिकी, बहुकोशिकी हो या अन्य भी प्रकार की कोई सेल्स हो। द्विखंडी विभाजन भी होता है, लेकिन मैं अब आता हूं उस कोशिका की संरचना पर। सेल
स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूं, जो अभी मैंने पहले ही बताया। कोशिका हो गया, कोशिका के जो संरचना होती है किसने कितने प्रकार, जैसे लवक, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्द्रव जलिका, राइबोसोम, गाल्गी मिश्रण, सेंट्रोसोम, इस प्रकार के जो सारे इसमें हैं। अब हम थोड़ा एक बात पढ़े तो कोशिका सजीव होती है तथा वे सभी कार्य करती है जिन्हें सजीव प्रणाली कहते हैं। इनका आकार अति सूक्ष्म तथा आकृत गोलाकार, अंडाकार, स्तंभाकार, रोमयुक्त, कशाभयुक्त, बहुभुजी प्रकार की होती है। आवरण को कोशिका आवरण या कोशिका झिल्ली कहते हैं, जो इसके ऊपर आवरण होता है। अभी मैंने फिगर कोशिका बताया, इसके आवरण में एक कोशिका झिल्ली होती है। दो प्रकार की एक होती है। हमने जो पहली बात बताई थी कि इस सारे वैज्ञानिकों का कहीं न कहीं कोशिका के सेल डिवीजन में, सेल में या कोशिका के बारे में जानकारी है। तो पहली चीज प्लास्टिड आती है। उसमें सन 1865 में हैकेल नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। कोशिका समूची है लेकिन प्लास्टिड उसके अंदर है। इसलिए मैंने ये बताने की कोशिश की कि इस कोशिका में कितने लोगों का हाथ है, जो एक चीज बनती है, एक वस्तु बनती है, एक बनती है जीव, उसके बारे में उस पर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। अधिकतर ये पौधों में पाई जाती है। इसमें पिगमेंट्स और प्रोटोप्लास्ट बिखरे रहते हैं। क्लोरोफिल, लवक जो क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक जो इस पर दिखाई देता है, और वृक्ष का या किसी भी पौधे का जो हरापन होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। वो क्लोरोप्लास्ट के परिवर्तन के कारण ही होता है। प्लास्टिड का इस प्रकार का फिगर एक है जो हमने इसको दर्शाने की कोशिश किया है कि कोशिका का जो सूक्ष्म रूप है वो किस प्रकार का होता है, और इसमें प्लास्टिड का लवक का क्या उपयोग है। यानी लवक अगर हट जाए तो मेरे ख्याल से पौधों को क्लोरोफिल का निर्माण नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस क्रिया नहीं होगी, तो उनका जीना असंभव हो सकता है। इस नाते इसका मेन ऐसा मुख्य महत्व है। दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया आता है। इसका भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। इसमें 3 वैज्ञानिकों ने अपना योगदान किया है। 1880 में कोलेकर रेखित पेशियों में देखा, 1890 में अल्मान और 1897 में शी बेंडा, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया। लेकिन इसके पहले जो 2 वैज्ञानिक थे, कोलेकर और अल्टमान, इन दोनों ने इस कोशिका के बारे में थोड़ी थोड़ी सी चीजें का उल्लेख किया था, लेकिन पूर्ण रूप से माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया शी बेंडा जी ने। औसत लंबाई 3 से 5 म्यू और व्यास 0.5 से 1 म्यू। सूत्रीकांड्रिया की जो लंबाई होती है कभी कभी 40 म्यू तक हो सकती है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर प्लांट भी कहते हैं। अक्सर प्रश्नों में या कहीं न कहीं उसी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि पावर प्लांट किसे कहते हैं, तो लोग उसका उत्तर सीधे लिखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। उसका माइटोकॉन्ड्रिया के चित्र है और जो इस प्रकार का फिगर है ये माइटोकॉन्ड्रिया के है। तो इसमें हम समझ सकते हैं इसको पावर प्लांट क्यों बनाया गया है, क्योंकि एक बिजली का ग्रिड, तो जो ग्रिड होता है बिजली का जिग जैग ऐसा इस प्रकार का, इस प्रकार इसमें लाइनें होती हैं। इसमें पूरे कोशिका के एक प्रकार से ऊर्जा देने का काम करता है। ऊर्जा उसमें संचित होती है और ऊर्जा संचित होगी तो वो पूरे के पूरे सेल को देगी। इसलिए इसमें जिग जैग की कुछ जो बातें होती है, वॉर्टेक्स होगी है, जो राइबोसोम्स है, डीएनए है, ये सारे इसमें रहते हैं, सारे के फंक्शन होते हैं और फिर ये एनर्जी के रूप में उसको कोशिका को प्रदान करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये भी इसी के अंतर्गत, कोशिका के अंतर्गत में है। 1945 में के.आर. पोर्टर ने आविष्कार किया था। और जो प्रोटोप्लाज्म है, इनके प्रोटोप्लाज्म से आशय माने इनके नलिकाओं में ट्यूब्स के रूप में फैली रहती है। इसकी स्थिति सामान्य केंद्र की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तथा प्रोटोप्लाज्म मेम्ब्रेन के बीच होती है, किंतु यह अवसर संपूर्ण कोशिका में फैली होती है। ये 2 प्रकार की, चिकनी सतह वाली या खुरदुरी होती है, 2 प्रकार की होती है। इस प्रकार में हम नहीं गए क्योंकि विषय लंबा होता है, इसलिए 2 प्रकार की होती हैं। इन दोनों प्रकार का उतना ही कंट्रीब्यूशन है जितना कि अन्य का है। इन द सेंस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 2 प्रकार की जो कोशिका है ये इसमें इसका काम होता रहता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में मैंने एक फिगर दिखाने की कोशिश की है। जिग जैग आधार की जो खुरदरी रहती है या थोड़ा एक स्लाइड में चिकनी होती है, उन दोनों के अंदर के भाग और बाहर के भाग को दिखाने का थोड़ा प्रयास किया। राइबोसोम एक अलग पैटर्न आता है। 1955 में पैलार्ड ने जंतु कोशिकाओं में देखा था और इसको इस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था।
तो ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने केवल कोशिका के बारे में बताने के लिए नोबेल पुरस्कार में, एक सूक्ष्म चीज को बताने के लिए बहुत नोबेल पुरस्कार मिला और जीवन उनका उसी में लगा। ऐसे सारे वैज्ञानिक इसमें हैं। हमने बताया कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गाल्गी मिश्रण, गाल्गी मिश्रण कोशिका के एक मुख्य कोशिकांग, इन्हें लाइपोकांड्रिया भी कहते हैं। पौधे भी इन्हें रेक्टिशोम कहते हैं, या इनका अन्वेषण कैमिलो गाल्गी सन 1898 में सर्वप्रथम पशुओं की कोशिकाओं के अध्ययन के आधार पर किया। सन 1906 में इन्हें इनके इस काम के लिए, जो अध्ययन किया, इस काम के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। तो ये दूसरे वैज्ञानिक है जो कोशिका के छोटे से काम करने के लिए, दूसरे ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने नोबेल पुरस्कार मिला अभी तक। अभी इसके आगे भी और लोगों को मिला, इसलिए मैंने कहा कि 2-3 और हैं जिन लोगों ने छोटे छोटे काम किए कोशिका के बारे में और सब नोबेल प्राइज पाए। मेरा ये सेंस है कि एक छोटे से काम करने के लिए कितनी पीढ़ियां लगी, वो मेरा बताने का इसमें प्रयास है। सेंट्रोसोम सन 1888 में टी बाबेरी सेंट्रोसोम शब्द को प्रतिपादन किया। तारककाय जंतु कोशिकाओं और कुछ पौधे, उदाहरण जैसे शैवाल, रोडोफाइसी के अतिरिक्त कॉकोथामोस के केंद्रक भी समीप के केंद्रिका कोशिका द्रव्य में है। इसका भी मैंने थोड़ा फिगर बताने का प्रयास किया है कि सेंट्रोमियर, सेंट्रोसोम, माइक्रोट्यूब्यूल्स, और ये जो भाग है इनके, ये दोनों भाग जो इस प्रकार के हैं, और ये भाग कहाँ से कहाँ जुड़ते हैं और किस प्रकार मिलते हैं, चाहे वो सेंट्रोपियर्स हो या फ्लैजिला हो या कोसी, ये सब एक कहीं न कहीं किसी न किसी ध्रुव पर मिल रहे हैं। फ्लैक्जिलम, कशाभिका, पक्षाभिका, और कुछ प्राणी तो स्वयं गतिशील होते हैं या उनकी कुछ रचनाएं, उदाहरण चल बीजाणु, जो स्पोर्स का नर युग्म या एंथ्रोजॉइड्स गतिशील होते हैं। यूकेरियोट कोशिका में गतिशीलता के लिए एक या से अधिक कोमल या तंतुमय कशा, फ्लैक्जिला अथवा शीलिया होते हैं, जो रचनाएं जीव द्रव्य कला के उभार, प्रोजेक्शन हैं, और जो सूक्ष्म नलिका माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। ये रचनाएं द्रव्य कला के नीचे धसे एक कण के काय से जुड़ी होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जैसे जीवाणु से कसाब कुछ भिन्न होते हैं, एक कोशिका की तरह ही प्रोटीन तंतुओं में के रूप में निकलते हैं। लाइसोसोम, इनकी खोज डी ड्यूवे ने सन 1955 में किया। सन 1974 में उन्हें इस खोज के लिए भी नोबेल पुरस्कार मिला। यानी तीसरे ऐसे वैज्ञानिक हैं जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए एक कोशिका की जानकारी के लिए, अभी सूक्ष्म पास के लिए, सूक्ष्म जो उन्होंने बात की। सन 1964 में पी माइटसन ने भी न्यूरोस्पोर नामक कवक में इनकी उपस्थिति सिद्ध की थी। 1860 में पादप कोशिकाओं में गाढ़े पदार्थ के कुछ प्रत्यावर्ती रचनाओं के रूप में देखा हैंस्टीन ने, इन्होंने भी देखा, कोशिका के बारे में काम किया। 1919 में स्पोरोफोर का नाम दिया। माइक्रोबॉडीज कोशिका का ही पार्ट है, उसमें मिलता है, 2 प्रकार की होती है, पैराक्सिसोम्स और ग्लाइऑक्सिसोम्स। मैंने शुरू में जो कोशिका का पार्ट था उसके लिए मैंने इसलिए एक कोशिका वर्ण, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, जो पूरा का पूरा कोशिका उसके अंदर घिरा रहता है, ये ऐसे पार्ट्स हैं, माने इसी पर कोशिका चक्र करता है, कुछ घिरा रहता है, कुछ उसके अंदर रहते हैं, लेकिन इसके ही चारों ऊपर इसके तरफ से रहते हैं, इसलिए एक कोशिका को मजबूती देते हैं। उस मजबूती के बारे में कुछ खास भिन्नताओं को छोड़कर सभी प्रकार की कोशिकाओं जैसे पादप और जंतु कोशिका की संरचना लगभग एक जैसी होती है। ये सजीव और निर्जीव दोनों तरह की इकाइयों से मिलकर बनी होती है। एक सामान्य कोशिका, प्रारूप कोशिका के ये 3 भाग होते हैं जो हम कोशिका के बारे में पढ़ते हैं, कोशिका वर्ण, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। केंद्रक, प्रत्येक केंद्रक में एक या से अधिक केंद्रिकाएं पाई जाती है। कोशिका विभाजन की कुछ विशेष अवस्था में केंद्रिका लुप्त होती है, जो अभी मैंने थोड़ी पहले आपसे बात की थी, किंतु बाद में पुनः प्रकट हो जाती है। केंद्रिका के भीतर राइबोन्यूक्लिक एसिड, कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम्स अधिक मात्रा में, जिन्हें केंद्रिका माइटोसिस या सूत्री विभाजन का महत्वपूर्ण भूमिका इसमें होती है। प्रोटोप्लाज्म, यह एक गाढ़ा तरल पदार्थ है जो स्थान विशेष पर विशेष नामों से जाना जाता है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द्रव्य कला तथा केंद्रक के मध्यवर्ती स्थान में पाए जाने वाले जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य। साइटोप्लाज्म और केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के भीतर पाए जाने वाले जीव द्रव्य के केंद्रक द्रव्य कहते हैं। जीव प्रोटोप्लाज्म इस प्रकार का होता है। इसमें थोड़ा मैं एक करूं, थोड़ा तो ध्यान में आएगा अपने को कि इसमें नहीं है। जीव द्रव्य का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा अनेक कार्बनिक
तथा अकार्बनिक पदार्थ द्वारा हुआ है। इसमें जल की मात्रा 80%, 15% वसा, 3% कार्बोहाइड्रेट, 1% अकार्बनिक लवण और 1% जीव द्रव्य के कई प्रकार जैसे कोलाइड्स, कड़ाव, तंतुमय, जालीदार और कुपिकाकार आदि इस प्रकार के होते हैं। ये जो पार्ट है, मैंने जो कार्बोहाइड्रेट आपको जो दो पार्ट बताया, आपका हाइड्रोजन और आपके कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन अकार्बनिक, ये जो मिल के भाग बनते हैं, ये इसमें एक तरल पदार्थ होता है। आइए सारे के सारे पार्ट इसमें मिले हुए रहते हैं। न्यूक्लियस के बारे में मैंने पहले एक शब्द दिया कि ये जो केंद्रक होते हैं, केंद्रिका और प्रोटोप्लाज्म, ये उस कोशिका के चारों तरफ रहते हैं। केंद्रक इस प्रकार का फिगर आप ध्यान देंगे तो केंद्रक एकदम मिड में होता है, और ये केंद्रक का जो मिड है केंद्रक और कोशिका का, ये इस पार्ट को दिखाता है कि केंद्रक की भूमिका क्या है। यहाँ पर कंकाल एक बनता, कोशिका बनने के बाद एक कोशिका कंकाल होता है। तो ये कोशिका कंकाल ही दो पार्ट में आगे चल करके माइटोसिस और मियोसिस के रूप में चेंज होता है, माने बदलता है। जब माइटोसिस और मियोसिस होता है तो कोशिका का फिर पुनर्जन्म होता है, फिर उसका विकास होता है, वो प्रजनन करता है और वो आगे अपने जीवन को बढ़ाता है। विभाजन दो प्रकार का है। जिस क्रिया द्वारा एक कोशिका विभाजन होकर दो से दो अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करते हैं उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। दो से दो जो उत्पन्न करे उसे कोशिका विभाजन करते हैं। कोशिका विभाजन 4, हम लोगों ने माइटोसिस मियोसिस बहुत पढ़ा होगा, यही प्रश्नों में भी आता है, पेपरों में भी आता है। लेकिन एक फ्री सेल फॉर्मेशन होता है, स्वतंत्र कोशिका का निर्माण, और दूसरा बडिंग, और दूसरा अमाइटोसिस। ये 4-5 प्रकार की होती हैं। लेकिन हम माइटोसिस और मियोसिस हम जानते हैं, क्योंकि माइटोसिस मियोसिस ये हर जगह पढ़ाया जाता है, हर जगह जानते भी हैं। ये 5 प्रकार से इनका थोड़ा होती हैं। तो सेल डिवीजन को मैंने ये दिखाया कि किस प्रकार का सेल डिवीजन है। ये किधर से और किधर की तरफ जाती है। ये पार्ट एक था, फिर थोड़ा बढ़ा तो पार्ट को थोड़ा लंबा किया, बीच में पतला हुआ, फिर थोड़ा सा और इसमें कुछ परिवर्तन आया तो इस पार्ट को भी थोड़ा बढ़ाया, और लास्ट में जाकर देखें तो 2 पार्ट में चेंज हो जाती है। वहां पर लास्ट कोशिका लास्ट में जाएंगे तो 2 पार्ट में चेंज, यानी दोनों पार्ट में ये अलग अलग हो गए। ये सेल डिवीजन को दिखाया। माइटोसिस में 4 अवस्थाएं होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। इसमें भिन्न भिन्न अवस्थाओं में ये चेंज होते हैं। ये मैंने इसलिए फिगर दिखा था कि जब अवस्था में आएंगे तो ध्यान में आएगा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इसलिए चौथे में बिल्कुल अलग हो जाती है, पूर्व, मध्या और अंत्यावस्था हो जाती है। ये मैं माइटोसिस को प्रोसेस बताने की कोशिश की है कि जब शुरुआत करेंगे जहां से और वहां लास्ट पर आएंगे तो देखेंगे पूरा का पूरा माइटोसिस के माध्यम से सेल जो है अलग अलग हो जा रहा है दोनों, और जब दोनों सेल अलग हो जाएंगे तो इसी को बोलेंगे कि कोशिका का विभाजन हो गया, सेल का डिवीजन हो गया। शुरू में कोशिका एक रहता है लेकिन आते आते वो चेंज होता है, और जब अलग हो जाएगा जिसे ही बोलेंगे हमने सेल का डिवीजन किया। अब माइटोसिस के माध्यम से किया या मियोसिस के माध्यम से किया, वो अलग विषय है। साइटोकाइनेसिस के अंतर्गत आती है। इसके सिग्निफिकेंस है क्या? इस क्रिया में एक कोशिका की 2 संतति कोशिकाएं बनती हैं। संतति कोशिकाएं सभी प्रकार से समान होती हैं। संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रक संख्या मात्र कोशिका के समान होती है। यह कोशिका विभाजन प्राणी में वृद्धि भागों में होती है, अतः सभी के फलस्वरूप वृद्धि होती है तथा उनके ऊतकों का निर्माण होता है। सूत्रीय विभाजन अलैंगिक जनन के लिए आधार प्रदान करती है। इस क्रिया में युग्मकों के संयोजन के बिना एक ही प्राणी का नया प्राणी बनता है। मियोसिस की बात मैं करता हूं। मियोसिस में रिकम्बिनेशन होता है। इस क्रिया में जीन्स और जीन का रिशफल होता है, पुनर्वितरण होता है। इससे प्रत्येक गमीट में नया जीन कॉम्बिनेशन का उत्पन्न होता है। इसकी भी स्टेज बताता हूं। ये 4 प्रकार की स्टेज है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन और डिप्टोटीन और डाइकाइनेसिस। ये भी 4 भागों में होती है। मियोसिस भी 4 प्रकार से होती है, और इनके भी भाग के आधार पर फिर हम मियोसिस की बात करते हैं, लेप्टोटीन और ये आपका डाइकाइनेसिस। अब मैंने जो आपको टाइप्स ऑफ मियोसिस के कितने प्रकार से, मियोसिस भी 2-3 प्रकार से होता है। युग्मक जाइगोट को करता है, दूसरा गैमीट को करता है और तीसरा स्पोरिक को करता है। ये 3 प्रकार से भी उसको डिवाइड से माने बांटेगा सेल को, तब ये जाकर के मियोसिस की क्रिया पूरी होती है। उसके बाद में इसमें भी मध्यावस्था आती है और पश्चावस्था आती है और अंतरावस्था आती है। ये भी उसी प्रकार के प्रोसेस करेंगे जिस प्रकार के माइटोसिस करता है। इसके भी सिग्निफिकेंस है। जिस प्रकार की माइटोसिस का उसी प्रकार से मियोसिस का भी है। इसके फलस्वरूप बनी संतत जनन कोशिकाओं गुणसूत्रक संख्या कायिक द्विगुणित संख्या की आधी रह जाती है। यह लैंगिक जनन के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि प्रजनन में एक मादा युग्मक फीमेल गैमीट और नर गैमीट के युग्मन से जाइगोट बनता है, इसलिए इसकी वहां पे जरूरत पड़ती है। अब मैंने बताया था ये 2 माइटोसिस और मियोसिस हो गया,
अब फ्री सेल मेम्ब्रेन जो मैंने दूसरी कोशिका बताई, तीसरी मैंने, और उसके बाद में बडिंग, और लास्ट में अर्धसूत्री विभाजन का अमाइटोसिस होता है। ये 5 प्रकार से कोशिका होता है। तो मैंने इस कोशिका विभाजन के लिए 5 बातें के ऊपर आकर्षित किया था। एक तो इस कोशिका के बारे में कितने वैज्ञानिकों ने अपना इसमें काम किया, कितने को नोबेल पुरस्कार मिला, और माइटोसिस मियोसिस के अलावा भी 2 प्रकार और होते हैं, और जो कोशिका का संरचना है या कोशिका के स्ट्रक्चर है उसके बारे में मैं बताने की कोशिश की। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।